Hi guys. So our first guest today is CA Bushad Mat, the founder of an edtech platform called CA Study Partner. So today we'll talk about his journey. एक स्टूडेंट से फाउंडर तक की। Hi Tushar, Hi, Shita. how are you? I'm good, and thank you for having me on this podcast. My pleasure. So nervous first podcast. Very nervous. So tell me, you are also a chartered accountant. So how was your journey? Student life, फिर article share, वो work pressure इतना होता है, and final exams की preparation, result का wait. So कुछ challenges भी आए, failures भी आए क्या? तो सीए हर किसी के लिए एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन, आपको पता होता है कि आप कहाँ जाने वाले हो और आपके साथ अगले 4 साल, 5 साल क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ फाउंडेशन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। पहले जो सीपीटी होता था, हम 12th करते ही 3 महीने में सीपीटी का एग्ज़ाम्स होते थे। तो वो उसकी प्रिपरेशन मेजरली 12th में आपने जो भी किया होता है उस बेसिस पे ही होती है। और आप सिर्फ़ उसमें पढ़ते जाते हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा नए होते हो, चीज़ें समझ रहे होते हो। बस एक सब्जेक्ट नया होता है, बाकी सब तो आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है। तो वो उसी सब चीज़ों में पढ़ के मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो सब करते-करते सीए फाउंडेशन तो हो गया था। फिर जैसे ही सीए इंटरमीडिएट में एंटर किया, तो वहाँ पे पता लगा कि क्लासेस रोज़ 8 से 10 घंटे होंगी। और वो सोच के लगा कि अब जो जर्नी है वो टफ होनी शुरू हो चुकी है। तो इनिशियली तो क्लासेस कंप्लीट करना ही एक स्ट्रगल लगता था कि रोज़ ट्यूशन्स जाओ, 8-10 घंटे क्लासेस अटेंड करो, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता था। बट इस सब से आपको एक डिसिप्लिन भी आता है आपके अंदर, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, फिर आप एक्सपेक्ट भी करने लगते हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। तो एक सीए स्टूडेंट की जर्नी में मेहनत बहुत रहती है। तो सीए इंटरमीडिएट हुआ, क्लासेस अटेंड की, पेपर्स दिए, सीए इंटरमीडिएट हुआ, फिर सीए फाइनल में जैसे ही एंटर करते हैं तो सीए फाइनल में आपके साथ-साथ आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो आप पढ़ रहे होते हो, वो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करने का मौका मिलता है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आप पढ़ाई को फाइनली कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, आप चीज़ें सीख रहे होते हो, थोड़ा समझ रहे होते हो और आप कोशिश करते हो कि आप जितना अच्छा काम कर पाओ, वो ही आपको पढ़ाई में कहीं न कहीं हेल्प करेगा। तो एक आर्टिकलशिप स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फ़ेज़ होता है सीए जर्नी का। और आर्टिकलशिप हमारी फ़र्म में, जैसे मैंने जयपुर से ही आर्टिकलशिप की थी, हमारी फ़र्म में फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे को आउटस्टेशन ऑडिट्स करने का भी मौका मिला था। तो आउटस्टेशन ऑडिट्स में काफ़ी इंडिपेंडेंटली आपको काम सँभालना होता है, क्योंकि आप आर्टिकल्स ही होते हो मेजरली जो आउटस्टेशन ऑडिट पे जाते हो। और आपकी बॉन्डिंग भी अपने कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छी होती है और आपके काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं उस जर्नी में। तो आर्टिकलशिप भी काफ़ी हेल्प करती है आपके प्रिपरेशंस में। लेकिन जो फाइनल सीए फाइनल की ड्यूरेशन होती है 4-5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि आप आर्टिकलशिप करके आए हो और अब आपको घर पे बैठ के सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो उन 4 से 5 महीनों के लिए। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग फ़ेज़ था। लेकिन वो ज़रूरी भी था, क्योंकि सीए फाइनल्स बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है इसका और आपको 4 से 5 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा पूरा डिवोट करके, तभी आप उसको निकाल पाते हो। तो काफ़ी कुछ लर्निंग्स थी सीए की जर्नी में, मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया। पहले इतना नहीं करते थे क्योंकि स्कूल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट सीए की जर्नी में हार्ड वर्क इज़ द सोल थिंग जो आपको करना ही पड़ेगा और आपको मान के ही चलना चाहिए कि सीए में आ रहे हो तो मेहनत बहुत होने वाली है। एंड आई थिंक ये सीए की जर्नी में जो एक डिसिप्लिन बनता है अपन को, आई थिंक लाइफ में हर फेज में काम आता है। बिल्कुल। हुँ। सो सीए बनने के बाद ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो व्हेन यू स्टेप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि लाइक जयपुर में अपन कॉलेज लाइफ पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। सो अपन को वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज सो फास्ट एंड एवरीथिंग। तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या? इट्स नॉर्मल। सो जो मेजर चैलेंज आता है, क्योंकि हमने कॉलेज नहीं किया होता, तो इंटरपर्सनल स्किल्स में ही एक मेजर चैलेंज होता है जो मेरे को लगा था।
उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स वाइज़ क्योंकि हम सीए हैं ऑलरेडी, तो हमें चीज़ें समझ में तो आ रही होती हैं, बट हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में इनिशियली लैक कर रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है, जो एक फ्रेशर को लगता भी है, जो सीए फ्रेशर्स होते हैं, वो एकदम से इस एनवायरनमेंट में जाते हैं, जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम एक मिड साइज़ फर्म से आर्टिकलशिप करके एकदम से कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फ़ील होता ही है। बट उसके भी अपने प्रोज़ हैं, मतलब हमें काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिलता है कि एक कॉर्पोरेट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जो मेरा पहला रोल था आफ्टर बिकमिंग अ सीए, मैं ट्रेडिशनल रोल्स में नहीं गया था, मैं बिग फोर्स में नहीं था। मैंने एक इंडस्ट्री जॉइन करी थी, वो एफएमसीजी स्टार्टअप ही था। तो वहाँ पे जो मेरा रोल था वो ट्रेडिशनल रोल से काफ़ी अलग था। मैं सप्लाई चेन फाइनेंस देख रहा था वहाँ पे। तो जो भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फंक्शंस थे या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट था, वो सारी चीज़ें मेरा रोल था। थोड़ा एमबीएस टाइप साउंड करता है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल था वो। उस तरीके से जैसे आर्टिकलशिप में इन्वेंटरी काउंट होता है, बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, लीड टाइम्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें डिफाइन करना और उन्हें बैलेंस करते हुए चलना, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अकॉर्डिंग टू यू सबको एक बार कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहिए? आई गेस एक इनिशियली जाना चाहिए क्योंकि इनिशियली आपको इतना रिस्क नहीं होता और एक होलसम एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र मिलता ही है कि चीज़ें एक्चुअली जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं। तो हमारे ऑफ़िस में जो लकीली जो स्टार्टअप हमारे फाउंडर थे, वो हमारे ऑफ़िस में ही थे। सेम ऑफ़िस में हम बैठते थे। तो उनके इनसाइट्स भी मिलते थे, वो भी जैसे डिस्कशंस करते थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, जो कि अगर बहुत बड़ी कंपनी में जाते तो डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं हो पाता। तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिला था कि फर्स्ट टाइम उनसे चीज़ें सीखने का। Yeah, that's true. So now let's talk about CA study partner, your startup. So क्या इंस्पिरेशन थी इसकी? कभी आपकी स्टूडेंट जर्नी में लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए था? सो सीए स्टडी पार्टनर का जो एकदम इनिशियल आइडिया था, वो मेरे सीए फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को एक क्लिक हुआ था। तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने सीए फाइनल का अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था, मैंने आर्टिकलशिप के साथ-साथ एक बार क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी और फिर कुछ 2 से 3 महीने में मैंने एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था। तो जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करने लग रहा था, तो मेरे को लगा था कि मेरे को एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी रेफर करने हैं और अगर वो मेरे को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाते, तो मेरे को काफ़ी हेल्प करते मेरी प्रिपरेशन में। तो उस समय मेरे साथ स्ट्रगल क्या हुआ था कि मेरे पास जो टीचर के नोट्स थे, जो क्वेश्चन बैंक्स थे, वो उस समय के थे जब मैंने क्लासेस ली थी और क्लासेस मैंने 2 साल पहले ली हुई थी क्योंकि सीए में आपको 3 साल का टाइम मिलता है। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम यही आई थी कि मेरे एग्ज़ाम तो हैं 3 महीने बाद और मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है, वो है 2 साल पुराने। तो 2 साल में भी काफ़ी क्वेश्चन्स चेंज हो जाते हैं, पैटर्न इंस्टीट्यूट का चेंज होता रहता है। तो उस समय मैंने सोचा था कि ऑनलाइन पीडीएफ से देख लेते हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स आए हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। मतलब आपको उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो एक इनिशियल आइडिया वो था, लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड था क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं सोचा उस समय क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम ही नियर थे। लेकिन फिर जब बाद में मैंने 2 साल काम किया और मैं वापस से जयपुर आया, तब आई थिंक इसकी मेजर शुरुआत हुई थी। ओह, दैट्स नाइस। आई आल्सो विश कि ऐसा कोई मेरे टाइम पे भी होता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे, वो आपको मिलते ही नहीं है इतनी बड़ी बुक जैसे। बिल्कुल। Yeah, that's true. So जयपुर आके एकदम से इसी स्टार्टअप पे ही लग गए थे या you did something else? सो बेसिकली जयपुर आके मैं एक टैक्स लोग है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम कर रहा था। तो उसमें बेसिकली मैंने 8 महीने से 1 साल काम कर रहा था उसमें डेडिकेटेडली। उसमें क्या था, वो एक ई-लाइब्रेरी है जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए है अक्रॉस इंडिया। जैसे जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर जीएसटी प्रोफेशनल्स हैं, इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए काम आती है। तो जब मैं उसमें काम कर रहा था तो मुझे उसका इंटरफ़ेस से ऐसा लगा कि यार ये काफ़ी अच्छा इंटरफ़ेस है और इस तरीके का इंटरफ़ेस अगर हम स्टूडेंट्स को एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में दें, जो वेबसाइट डिज़ाइन था, तो मुझे लगा वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं भी कुछ इस तरीके का अपने सीए वाली लाइफ़ में सोचता था कि कुछ स्ट्रक्चर्ड मिल जाए चीज़ें, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर मेन आइडिया वहीं से शुरू हुआ था कि जब मेरे को इंटरफ़ेस मिला, तो मैंने क्लिक किया कि एक प्रॉब्लम मेरे को जब उस समय सीए फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे लगी थी, वो सॉल्व हो सकती है। तो इस पे मैंने काम शुरू किया था उस समय। So एग्जीक्यूशन फेज में
चैलेंजेस आते हैं इनके और कितना टाइम लगा हुआ एग्जीक्यूट करने में ये आइडिया को? तो मतलब जब मैंने ये स्टार्ट ही किया था, तो मुझे लगा था शायद मैं 1 से 2 महीने में पूरा जो मेरे दिमाग में आइडिया है वो पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा और मैं इसको स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर दूँगा। 1 से 2 महीने में मैं तो लॉन्च भी कर दूँगा वेबसाइट को। बट जब मैं धीरे-धीरे इसे करने लगा, तो मुझे समझ आया कि इसमें अपने चैलेंजेस रहेंगे और ये इतना बड़ा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने डेटा कंपाइल करना शुरू किया, तो वो सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल इन तीनों लेवल्स में 16 सब्जेक्ट्स हैं और उन सबका डेटा कंपाइल करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। तो जैसे-जैसे करने लगे तो डेटा कंपाइलेशन भी ईज़ी नहीं था और उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि इनिशियली आपको चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं वर्क करती, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो धीरे-धीरे करते हुए उसको जो मैं सोच रहा था कि जो चीज़ 2 से 3 महीने में हो जाएगी और मैं लाइव कर दूँगा वेबसाइट, उसको अराउंड 9 टू 10 मंथ्स लग गए। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। यस। तो कुछ गलतियां भी हुई होंगी या कुछ सीख मिली? हाँ, बिल्कुल, जैसे इनिशियली क्या था, जैसे हम कंपाइल कर रहे थे, तो बीच में ऐसा फ़ेज़ आया था कि हम कंपाइलेशन तो कर रहे थे बट एक रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म नहीं हो पा रहा था, मतलब हमें विज़िबिलिटी नहीं हो रही थी कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। विज़िबिलिटी ऐज़ इन कि हमें ये देखना कि हम कितना काम कर चुके हैं, कितना बाकी है, वो सब बहुत फैल गया था काम। तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर हम इसे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लेते हुए चलेंगे, तो ईज़िली और ज़्यादा रैपिडली काम हो जाएगा। तो वो एक फ़ेज़ था जिसमें लगा था कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम चीज़ें कर तो रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, बट वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हो रही, तो उससे हमारा टाइम और भी ज़्यादा लग सकता था। बट उस समय रुक के हमने एक राइट कॉल लिया कि पहले जितना हो गया उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो हेल्पफुल सो हुआ। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है या पूरा फुली सेटअप हो चुका है? अब वेबसाइट लाइव है, इट्स बीन अराउंड 6 मंथ्स, नहीं आई गेस 9 मंथ्स। सो वेबसाइट इज़ लाइव फ्रॉम 9 मंथ्स एंड इनिशियली धीरे-धीरे लोगों का अट्रैक्शन आया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद भी आ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक बेस्ट फीचर क्या है उस वेबसाइट का? हाँ, सो जैसे मैं इनिशियली बात कर रहा था कि सीए फाइनल प्रिपरेशन के टाइम में जब मैं पास्ट ईयर पेपर्स रेफर करना चाह रहा था, Yeah. तो वो रेफर करने के लिए ही बहुत मुश्किल था। तो से अपन अगर इंड एस पढ़ लेते हैं कोई पर्टिकुलर 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो अपन को उसके क्वेश्चंस ढूँढने में ही, जैसे पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन टॉपिक वाइज़ तो होते नहीं है। तो टॉपिक वाइज़ ढूँढने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आप एक बंडल इकट्ठा कर रहे हो पीडीएफ्स का प्रिंट करके, जो कि आपको सँभाल के भी रखना है और फिर आप 8 सब्जेक्ट्स के लिए वो करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सीए स्टडी पार्टनर का आइडिया यही था कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उसे बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टूडेंट्स को दें। तो वो एक सर्च करके ही अपना जो भी इन्हें चाहिए, जैसे इंडिया 109 की हम बात कर रहे हैं, तो वो 109 सर्च करते ही उनको मिल जाए। तो ये काफ़ी मेन फीचर इसका जो है और जो मेन आइडिया था वो यही था। तो बच्चों का काफी टाइम सेव हो रहा होगा पढ़ाई करते हाँ, टाइम। हाँ, मतलब अब बच्चों को कॉन्फिडेंस भी रहता है क्योंकि उनको पास्ट ईयर पेपर्स हाँ, मिल रहे हैं। उन्हें एक ट्रेंड पता लग रहा है कि एग्ज़ाम में भी उसी तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो हम स्टडी मटीरियल में पढ़ रहे हैं और जो हमें कॉन्सेप्ट्स पता हैं। आई रियली विश मेरे टाइम पे। सो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आते होंगे, कोई ऐसा फीडबैक एकदम मेमोरेबल सा या दो? सो फीडबैक्स आते हैं काफ़ी और दोनों तरीके के आते हैं, मतलब बच्चों को अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए जो कि सही भी है, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जैसे एक बार एक फीडबैक मेरे को आया था, बट वो सीए ड्रॉप आउट से था, और वो 50 इयर्स के थे। उनने मेरे को कॉल किया था और बोला था कि मैं आपका प्लेटफ़ॉर्म 1 घंटे से देख रहा हूँ और मुझे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गनाइज़्ड लगा और मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये मैं समझ गया इसको देख के। फिर उन्होंने बताया कि उनका भी बेटा है, वो सीए की तैयारी कर रहा है और वो यही रेफ़र कर रहा है। तो उनको उनके थ्रू ही पता लगा, अपने बेटे के थ्रू ही। तो ऐसे जब फीडबैक्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोगों को कुछ हेल्प तो मिल रही है। मतलब वो फिर एकदम से क्लिक होता है कि जो हम इनिशियली सोच रहे थे कि चीज़ लैंड वैसे ही करे जैसा हम सोच रहे हैं, तो हम शायद उसके थोड़ा पास आ रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील होता आई नो एक बूस्ट मिल जाता है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे है। हाँ, हो। बिल्कुल। सो हम डेली टच में रहते हो कि यूजर्स से? हाँ, सो बेसिकली काफ़ी यूज़र्स के व्हाट्सऐप या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू हम टच में रहते हैं। किसी को भी कोई भी इश्यू आता है और मतलब एक अच्छी बात ये भी है कि मैं यूज़र से सिर्फ़ वेबसाइट के लिए कनेक्टेड नहीं हूँ।
यूजर्स को कहीं ना कहीं पता है कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो मेरे को ही डायरेक्टली रीच करता है। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली मेरे को कॉल करते हैं चीजें समझने के लिए, एज इन कि कोई उन्हें, जैसे ऑडिटिंग काफी टफ सब्जेक्ट होता है, वो याद ही नहीं हो पाता बच्चों को, नहीं। तो वो यही समझना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जब हम भी सीए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें डर लगता था कि यार चीजें याद नहीं हो रही, मतलब कैसे हम लिख पाएंगे, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे याद होगा। तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है, स्टूडेंट्स को जनरली, कि उन्हें एक अश्योरेंस मिले कि हम सही डायरेक्शन में हैं। उन्हें कोई गाइड कर दे तो उन्हें काफी अच्छा लगता है, और जब बच्चे रीच आउट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, गाइडेंस के लिए, तो काफी अच्छा लगता है कि हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं और उन्हें क्लैरिटी मिल पा रही है। So you are a mentor now for students. आई लाइक बीइंग अ मेंटर। Okay. So now, if we talk about the edtech industry in general, so it's very fast growing, it's super competitive. So do you think there are challenges because you have selected such a niche area specifically for CA students? So obviously challenges आएंगे. Do you think कि competitors बहुत easily आ सकते हैं इसमें? And स्पेसिफिकली स्केलिंग करना इस इंडस्ट्री में और मोनेटाइजेशन करना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। सो क्या-क्या चैलेंजेस हैं इसमें? सो एडटेक इन जनरल, मेरे को लगता है कि if you are focused on a niche, like if we talk about any business, if you are focused on your niche, मतलब जो आपका टाइम है, जो आपकी टारगेट ऑडियंसेस है, अगर आप उस पे लिमिट करते हुए और अपने आप को ग्रो करते हो, मतलब वन स्टेप एट अ टाइम आप चलते हो, तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकती है। और एज फार एज कॉम्पिटिशन इज कंसर्न, आई बिलीव अगर कॉम्पिटिशन आता है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है। मतलब अगर कोई कॉम्पिटिशन सी स्टडी पार्टनर का आता है तो वो भी स्टूडेंट्स की ही हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक ही गोल पे वर्क कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, और कंपटीशन का आना एक अश्योरेंस भी देता है कि हम खुद एक सही डायरेक्शन में हैं। अगर हमने जो बनाया उसकी डिमांड है, तभी तो कंपटीशन उसको रेप्लिकेट करके आना चाह रहे हैं। तो ये काफी हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि कंपटीशन आए और स्टूडेंट्स को हेल्प करे। मतलब हम सब एक ही गोल पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। सो एडटेक इंडस्ट्री इज गुड टू एंटर। एडटेक इन जनरल मेरे को लगता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्टेड, जैसे मैंने नीश की बात की, अगर आप अपने नीश से नीश की तरफ टारगेटेड रहते हो, अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ टारगेटेड रहते हो, तो आप काफी सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हो। आप इवेंचुअली एक्सपैंड करो तो फिर आप रिलेवेंट भी रहते हो और आप एक्सपैंड भी कर पाओगे। बट कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे हमने काफी इंडस्ट्री में एग्जांपल्स देखे हैं कि एक कोई टीचर पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होता है, वो काफी सालों से उसमें अच्छा कर रहा होता है, एक्सेल कर रहा होता है, बट फिर वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, नॉट जस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट सारे कोर्सेज सब कुछ। तो वो एक ट्रिकी और चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि उसको सही से आप इम्प्लीमेंट कर दो और सही से चीजें एग्जीक्यूट हो जाएं, क्योंकि आप एक टीचिंग रोल से आप एक एंटरप्रेन्योरशिप रोल में जा रहे हो। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पीपल मैनेजमेंट और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको चाहिए होती है। तो वो एक बहुत ट्रिकी एरिया है, और अगर कोई अच्छे से क्रैक कर लेता है तो रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट उसको बहुत ही ज्यादा सोचते हुए अगर कोई करे तो ज्यादा बेटर रहता है। इवेंचुअली धीरे धीरे करे तो आई गेस सक्सेसफुल हो सकता है वो मॉडल भी। सो लाइक अपना सीए बैकग्राउंड है एंड टेक की इतनी नॉलेज अपन को उस एंगल से नहीं मिल पाती है। सो डू थिंक वो एक थोड़ा बैकड्रॉप है या अगर आपके पास टीम अच्छी हो तो इट्स पॉसिबल? हाँ, सो बेसिकली जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको पता है कि आपका ऑडियंस कौन है, आपको किसको रीच आउट करना है और आपको उससे कैसे हेल्प करना है। आप अपने मतलब आपको ये बेसिक चीज क्लियर होती है। उसके साथ जो भी आपके उस इनिशिएटिव में जुड़ता है, वो आपके लिए एक वैल्यू एडिशन ही होता है। जैसे हम कोई भी काम की बात करें तो हम अकेले सारे काम नहीं कर सकते, तो हमें लोगों की जरूरत होती है, और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं और हमारे काम में हेल्प करें, वो एक एड ऑन होता है। बट नॉनदलेस हमें बेसिक्स हर चीज का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अलग अलग फेसेट्स हैं, तो हमें हर एक फेसेट का एक ब्रॉड लेवल पे आइडिया तो होना ही चाहिए, जो कि हमें हेल्प करता है और चीजें भी समझ तभी आती है हमको। चैलेंजेस जो हमारी टीम्स फेस कर रहे हैं वो सारी चीजें। Yeah.
एंड मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो 1-2 साल में ही अगर उनका अच्छे से वर्क नहीं कर पाता तो दे जस्ट गिव अप। सो अकॉर्डिंग टू यू कितना टाइम एक स्टार्टअप फाउंडर को देना चाहिए टू सी कि उसका आइडिया वर्क कर रहा है या उसको गिव अप करके बस दूसरा उसमें चले जाना चाहिए? सो व्हेनेवर अ पर्सन इज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक ब्रॉड मैप उसके दिमाग में हो। मतलब कोई भी चीज़ हम फिक्स्ड करके नहीं चल सकते क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज़ कैसे लैंड करेगी। बट हमें जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पढ़ते थे कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, वो हम एक्चुअल से कंपेयर करते रहें। अगर ज़्यादा डेविएशन है तो फिर देखें कि इतना डेविएशन क्यों हो रहा है। तो वही हमें करते हुए चलना चाहिए। हर चीज़ का एक ब्रॉड स्टैंडर्ड हमें सेट करना चाहिए। उसकी डेविएशन लिमिट्स हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए ओवरऑल लेवल पे, कि अगर 10-15% का डेविएशन है, एट टाइम्स 25-30% का डेविएशंस है, अगर वो मैनेजेबल है और हम कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हैं, तो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए आप, क्योंकि हसल तो हमेशा रहेगी रहेगी, कोई सी भी फील्ड में रहेगी। तो वो आपको डेविएशंस एक माइंड में रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर ज़्यादा डेविएशन आ रहा है तो इट्स ऑलवेज़, मैं तो मानता हूँ हमेशा इट्स फाइन कि आप अपने बेसिक्स पे वापस से जाओ, वापस से चीज़ें सीखो और कम बैक स्ट्रॉन्गर। मतलब कोई भी चीज़ एंड तो नहीं होती, बस आपको कहीं पे ज़्यादा डेविएशन हो गया तो आप उसको ही सॉल्व करने के लिए वापस से सीख के वापस से आओगे। या आई थिंक दैट्स करेक्ट। हुँ। सो एंड व्हाट डू यू थिंक कि मार्केटिंग का कितना रोल रहता है? कितनी इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग करना आज के टाइम पे? आई थिंक अगर हम सीए स्टडी पार्टनर की बात करें, तो जैसे मैंने सीए कंप्लीट कर लिया और फिर मैं 2 साल बाहर रहा हुँ। और फिर मैं वापस आया, तो मेरे जो जूनियर्स भी थे वो सब भी सीए किया कर चुके थे। तो जैसे ही मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था, तो एक भी सीए स्टूडेंट नहीं था जो मुझे डायरेक्टली जानता हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं स्टूडेंट्स को रीच कैसे करूँगा? फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स को रीच नहीं कर पा रहे तो आप फिर क्या करोगे अपने वेबसाइट का भी? तो सब ऐड इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे और आप उन्हें कैसे रीच कर सकते हो, वही मेरे हिसाब से सही मार्केटिंग मिक्स हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टार्टअप कि आपकी एड्रेसेबल मार्केट क्या है, आपकी ऑडियंस कौन है और आप उन तक पहुँचोगे कैसे? तो एक स्टार्टअप के लिए कितना मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए और उसके बाद उसको थोड़ा रुक जाना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ बर्निंग द मनी? कोई लेवल है क्या उसका या कितने? सो आई बिलीव कि मार्केटिंग इज़ अ वेरी मतलब आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अगर आपने कोई मार्केटिंग इनिशिएटिव लिया है जिससे आप अपने यूजर्स तक अपनी चीज पहुंचा रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आप थोड़े थोड़े टाइम में देखने लगते हो। इनिशियली वो बहुत कम होते हैं, बट आपको फिर भी एक आइडिया देने के लिए सफिशिएंट होते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हो भी या नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मतलब एकदम ही स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाओगे कि करते रहते हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो फिर आप एक बहुत गंदी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। तो रेगुलर इंटरवल्स में एक ट्रैक रखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है क्या, मैं सही लोगों को सही तरीके से रीच कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो मैं उन्हें डिलीवर कर रहा हूँ वो उनके लिए यूजफुल है या नहीं है। ये सारा ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ना आपके एड से कितने कस्टमर में एक्चुअली कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। थोड़ा सस्टेनेबल बैलेंस बन जाओ। हम्म। Yeah, that's correct. So, like you said कि you worked in a startup, तो वहाँ की क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं? सो स्टार्टअप में जो मैंने सीखा वो यही था कि एक हसल वाला एनवायरनमेंट और एक टेंस और स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट रहता ही रहता है, क्योंकि हर किसी को एक डेडिकेशन होती है कि हमें प्रूफ करना है जो हमने स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे कभी भी वर्किंग आवर्स कोई नहीं देखता। जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट जॉइन किया था तो मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं सीए जर्नी क्विट कर चुका हूँ, मतलब मैं सीए बन चुका हूँ और अब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सीए वाली तैयारी वाला ही फेज़ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी लॉन्ग आवर्स वर्किंग आवर्स रहते ही थे। बट एक स्टार्टअप में जाने से आइडिया मिलता है कि चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से देखता है। मतलब उसके टारगेट्स क्या हैं, वो किस तरीके से चीज़ें फुलफ़िल करना चाहता है और उसका जो डिज़ायर है, जो वो करना चाहता है, उसके लिए वो किस तरीके से लगा हुआ है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक ट्रेडिशनल रोल से या फिर सब जगह, मतलब सब रोल्स अपने-अपने उसमें अच्छे हैं, बट मेरे को
मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इस तरीके का रोल करने को भी मिला, जहाँ मुझे थोड़ा अलग एक्सपोज़र मिला। That's nice. I think that's very helpful कि एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट देख चुके हो। हुँ। सो व्हाट इज योर गोल? कोई ऐसा एक स्टार्टअप है जिसको यू सी कि मेरे को इस स्टार्टअप की तरह बनना है? तो आई थिंक फॉर माय प्लेटफ़ॉर्म मैं इस तरीके का कोई स्टार्टअप तो अभी नहीं देखता हूँ। बट ये मेरे माइंड में ज़रूर है कि जो भी मैं करूँ वो बहुत सस्टेनेबल और रूटेड हो। मतलब जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाह रहा हूँ, वो अगर मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करता रहता हूँ, तो आई गेस मैं सही चल रहा हूँ। तो मेरे को यही टारगेट है कि जो मैंने सोच के ये स्टार्ट किया है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उन्हें सही रिसोर्सेज़ देना और उन्हें गाइड करना, जो कि काफ़ी या सैटिस्फैक्शन भी देता है, वो सही से होता रहे। तो वही मेरे लिए अभी की मैट्रिक्स हैं। सो व्हाट वन एडवाइस यू विल गिव टू बडिंग स्टार्टअप फाउंडर्स? अ, स्टार्टअप फाउंडर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनिशियली जब भी आप स्टार्टअप करते हो फॉर अ राइट अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल फील कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेरे पास कोई सही लोग भी नहीं है, मेरा काम भी सही से नहीं होता, मुझे बहुत टाइम लग रहा है काम करने में, मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये सब कुछ एंड में साइंस बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। तो आप एक बहुत सेल्फ डाउट में रहते हो पूरे टाइम कि मैं कर तो रहा हूँ चीज़ें, बट क्या लोग उस तरीके से इसको ले भी रहे हैं या नहीं, या फिर मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है बस। तो स्टार्टअप का मतलब ही है कि यू आर स्टार्टिंग अप, मतलब आप शुरू कर रहे हो किसी चीज़ को। और जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आर्टिकलशिप हो, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। और हम गलतियों से ही सीखते जाते हैं कि यार मैंने ये गलती की थी, अब मैं ये तो दोबारा नहीं करूँगा। नई गलतियाँ कर लूँगा, बट वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। एक आई थिंक ये लाइफ लेसन ही है कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, हम उसे ना रिपीट करें, हम उनसे सीखें और आगे भी जो गलतियाँ हो सकती हैं उसे ना करें, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है। तो इवेंचुअली आई गेस अगर लोग इस तरीके का ट्रैक रख के काम करेंगे, तो वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप एस्टैब्लिश कर पाएँगे। यूज़फुल होगा उनकी जो चीज़ वो कर रहे हैं, जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल होगी। एंड आई थिंक एक स्टार्टअप ओनर पे ना एक थोड़ा मेंटल प्रेशर इस लेवल भी रहता है कि उनको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। लाइक व्हेन यू आर इन अ स्टार्टअप, सो यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं था, मतलब काम करने का प्रेशर होता है, बट हुँ। हैंडलिंग एवरीथिंग, एक एक छोटी से छोटी डिटेल से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन। सो कैसा चेंज लग रहा है फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्टार्टअप टू अ स्टार्टअप फाउंडर? सो बेसिकली जब मैं स्टार्टअप में एम्प्लॉयी था, तब मेरे एक्शंस लिमिटेड थे कि मैं क्या काम कर रहा था। उस समय जो मेरा डर था वो यही था कि जो मैंने काम किया है वो सही होना चाहिए। मतलब उसमें मेरी तरफ से कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिपरकशंस देखने पड़े। तो वो रिस्ट्रिक्टेड था, बट मेरी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे भी थी कि जो मेरे एक्शंस हैं उसकी वजह से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और मेरे एक्शंस मैं पूरे अपने हिसाब से सही से जितना मुझसे हो सकता है उस हिसाब से करूँ। तो लेकिन मेरा स्कोप थोड़ा लिमिटेड था वहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, खुद का काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ हो जाते हैं। मतलब मुझे सब कुछ हैंडल करना होता है। देयर आर डेज़ जब बहुत ज़्यादा नहीं लगता, जब आपको लगता है कि रिलेटिवली चीज़ें हैंडल हो रही हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब ऐसा लगता है कि सारा कुछ आज ही खराब होना था क्या? तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उन दिनों में अगर आप काम ले लेते हो, तो फिर वो आपका ये कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हेल्प करता है और आपको आगे के लिए भी तैयार करता है। क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें अगर एक साथ खराब हो जाती हैं, आप उसको मैनेज कर लेते हो, तो एक वो माइलस्टोन सेट हो जाता है कि आगे भी कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आई थिंक ये चीज़ सीखना ना हर स्टार्टअप ओनर को बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक हर कोई सीखता है और अपना-अपना टाइम में आगे सीखता है। सो मतलब ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस ही है। या मतलब चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं और हम उस हिसाब से सीखते जाते हैं, अडैप्ट करते जाते या तो थोड़ा चिल आउट रहना चाहिए। हैं। Yeah, so guys, that was such an insightful conversation. So before we wrap up, what's next for C Steady Partner? आई थिंक हम अभी इसमें काफ़ी नए हैं। मतलब जब से हम लाइव हुए हैं, हमें 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अभी हमें काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। और जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, वो यही है कि हमें एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स स्टूडेंट्स को देना है और स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, इंश्योर करना है कि वो करेक्ट गाइडेंस लें, वो सही ट्रैक पे रहें और सही रिसोर्सेज़ एक्सेस करें।
तो अभी तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमें इसी पाथ पे चलना है और इसी में ही धीरे-धीरे ग्रो करना है। So I look forward to your journey. So So guys, that was CA Kushagra Mathur, a CA who turned his own challenges into an opportunity for thousands of students. So if you like our podcast, don't forget to share, like and subscribe and stay tuned for our next episode. Thank you.